सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो आप सबको पता है गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो भाला फेंक स्पर्धा जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अब इनसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। पहला तो ये कि ओलंपिक के इतिहास में पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीता है, और व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं ये। इनसे पहले निशानेबाज थे अभिनव बिंद्रा, उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। तो ये दोनों पॉइंट इनसे याद रखना। और किस गेम से संबंधित हैं ये पूछ सकते हैं, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, और किस राज्य से हैं ये, हरियाणा से हैं। और इस तरह से अगर आप मेडल की लिस्ट देखोगे, हमारे पास 1 गोल्ड आ गया, 2 सिल्वर हो गए हैं, 4 ब्रोंज मेडल हो गए हैं। और अगर आपको याद है कि ये सारे पदक किस किस ने जीते हैं और वो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करिए, वरना मैं आगे तो बताऊंगा ही सही। बाकी देखो, टोक्यो ओलंपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर याद रखो, मैस्कॉट मिराई तोबा और सोमाइती है। सोमाइती पैरालंपिक का है। 3 नाम याद रखना, दीपक काबरा का, ये टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज हैं। पवन सिंह का नाम, टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय जूरी चुना गया। और अशोक कुमार का नाम, ये टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय बने। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बनेंगे यहां से कि अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग एथिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर होगा बान की मून को। और ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस ने, बांग्लादेश के हैं ये। और ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है उसमें बदलाव हुआ, लैटिन भाषा में बोलेंगे सिटियस अल्टियस फोर्टियस, ये पहले था। इसमें लास्ट में एक और शब्द जोड़ दिया, कम्युनिस्ट। इंग्लिश में बोलोगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, लास्ट में एक शब्द जोड़ दिया, उसे बोलेंगे टुगेदर। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे, एमसी मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। जबकि समापन समारोह में कौन होंगे, पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। बाकी अगर टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो उसमें ध्वजवाहक कौन है, मरियप्पन थंगावेलु है, यह हाई जंपर है। अच्छा, अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा कर्नम मल्लेश्वरी। ये वेटलिफ्टर है, ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने सिडनी ओलंपिक में। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर ये बनी है। और अगर पूछा जाए कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला भी सबसे छोटा देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा बरमूडा। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ैन स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक, और इसकी स्थापना कब होती है, 23 जून 1894। इसलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा जॉन क्रिजेस्टॉफ डूडा ने। ये पोलैंड के चेस प्लेयर हैं जॉन क्रिजेस्टॉफ डूडा, और अभी इन्होंने रशिया के सर्गेई करजाकिन को हरा करके फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये इसका 9th एडिशन था, तो इसको आप याद रखना। देखो ऐसे याद रख सकते हो, जो चेस होता है, चेस गेम हर कोई नहीं खेलता है। हम हमारे गांव में चेस तो खेलते ही नहीं थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। चेस कौन लोग खेलते हैं, जो डूड होते हैं। शहरों में कहते हैं ना, हे डूड, वही डूड, तो डूड खेलते हैं। तो यहां से आप थोड़ा सा लिंक कर लोगे ऐसे, डूडा, डूड, तो डूड ने जीत लिया भैया ये फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब। बाकी देखो, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, अभिमन्यु मिश्रा बने थे। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, डी गुकेश हैं, ये तमिलनाडु से हैं। और वैसे वर्तमान में 68th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है हमारे, अर्जुन कल्याण है, ये तमिलनाडु से हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर का नाम आप जानते ही हो, विश्वनाथ आनंद है। इनसे 2-3 पॉइंट याद रखो। एक तो पिछले साल इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम पूछा जाएगा, क्या नाम है, माइंड मास्टर है। और 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। अब राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि इसका नाम बदल के किनके नाम पे रख दिया गया, या क्या कर दिया गया बदल के, तो इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। और इसमें जो पुरस्कार राशि है उस पर भी प्रश्न बन सकता है कि पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अभी बढ़ा के कितना कर दिया, 25 लाख रुपए कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, विश्वनाथ आनंद है। लेकिन एग्जाम में मान लो आपसे प्रश्न पूछ ले कि देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा एस विजय लक्ष्मी, ये याद रखना। और करंट अफेयर से यहां पे आप अगर लिंक करके पढ़ना चाहो
तो ये याद रखो कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। बाकी चेस डे कब मनाते हैं हम, 20 जुलाई को मनाते हैं। और जो चेस बोर्ड आपने देखा है उसमें जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं, टोटल कितने कॉलम होते हैं, 64 कॉलम होते हैं, ये याद रखना। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर याद रखो लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और लुज़ेन स्विट्जरलैंड से ही टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, वहां पे ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया था कि यहाँ पे और किन किन का हेडक्वार्टर है, तो आपको याद होगा। बताओ फिर जल्दी से किस किस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, या आप ही को बताना है। बाकी एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब अभी किसे मिला था, 2020 की जब बात है, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, ऐसे प्रश्न बन गया तो आंसर कर देना चेस से है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 अगस्त को। तो देश में बुनकरों की स्थिति को सुधारने के लिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में की थी। तो इस बार ये 7वां हथकरघा दिवस है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अगस्त में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए हमने। देखो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट डे के रूप में मनाया था। और 1 से 7 अगस्त तक हम लोग क्या मना रहे थे, विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसकी थीम क्या थी, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया था हमने, और अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया। तो यह आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह शुरू किया है, तो आंसर होगा लद्दाख। तो ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में 1 महीने का पानी माह या जल माह इसे बोल दीजिए, इसको शुरू किया गया है। तो अगस्त के महीने में 2 चरण में इसको मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, पानी की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी का परीक्षण करना, जल का संरक्षण करना यानी कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और गांव स्तर पर पानी सभा का आयोजन करना। आपको बता दूं लद्दाख में केवल 11.75% ग्रामीण परिवारों के पास ही नल के पानी के कनेक्शन है। अच्छा, लद्दाख से आपको याद आता होगा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि लद्दाख के केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है, सिंधु नदी के नाम पे। और याद रखना देश में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी नदी के नाम पे रखा गया है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क या सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क कौन सा है और कहां पर है, तो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। और सबसे छोटा एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। वैसे भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है, 42 है। और 42 नंबर की 42वीं कौन सी बनी थी, तसोकर झील बनी थी, जो आपको मिलेगी लद्दाख में ही। बाकी 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा गोवा। उसके अलावा गोवा अभी रेबीज मुक्त, रेबीज फ्री होने वाला पहला स्टेट भी बना है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर, यानी कि 24 घंटे आपको नल में से स्वच्छ पीने योग्य पानी मिलेगा, और ऐसा करने वाला पहला शहर कौन सा है, उड़ीसा का पुरी। वैसे भारत सरकार का लक्ष्य क्या है, हर घर जल पहुंचाने का, 2024 का है। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है, 2025 का है। और 2025 से आपको याद आएगा लद्दाख ने अपने को जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। इसके लिए उसने किसके साथ समझौता किया था, सिक्किम के साथ। सिक्किम भारत का पहला जैविक स्टेट है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि ऑर्गेनिक यूटी कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। और 2025 से ही आप याद रख सकते हो अभी भारत सरकार ने ही स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया था। वैसे मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है, 2030 का है। और रेलवे ने लक्ष्य रखा है 2030 का कि वो अपने आप को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से चलाएंगे 2030 तक। और रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड कब तक हो जाएगा, 2023 तक हो जाएगा। 2023 में आपको याद है ना, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ही होंगे भारत में। और 2023 में ही भारत को अध्यक्षता मिलेगी किसकी, G20 की। वैसे वर्तमान में 2021 में भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है। बाकी देखो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, राधाकृष्ण माथुर है। यहाँ पे आपको 2 ही जिले मिलेंगे, कारगिल और लेह। लेह इसकी समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल इसकी कारगिल है। और आपको याद होगा लद्दाख के लेह में ही देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। किसने किया, एनटीपीसी ने। मतलब हाइड्रोजन से बसें चलेगी यहाँ पे।
और अभी आपको याद होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका बन जाता है कि उमलिंग ला दर्रा ये कहां पर है? लद्दाख में। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण करवाया? तो आंसर होगा केवीआईसी ने। तो अभी केवीआईसी यानी कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग, इसने क्या किया? कपास के साथ में प्लास्टिक को मिक्स करके कागज बना दिया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका विघटन हो सकता है, ये डिकम्पोज हो सकता है बड़े आराम से। वरना आप जानते हो प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम रहती है कि वो डिकम्पोज नहीं होता, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। और यहाँ पे हमने उसका एक तरह से तोड़ निकाल दिया, ये प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर बना करके। और याद रखना इस पेपर को 2018 में लॉन्च किए गए रीप्लान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया। रीप्लान मतलब हो गया रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। किसने बनाया? केवीआईसी ने बनाया, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी व ग्रामोद्योग आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1956 में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। अच्छा, अगर किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट मिलता है तो कितने सालों के लिए मिलता है? 20 सालों के लिए। जबकि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है। और अभी आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो गोल्डन वीजा दिया था कुछ एक्टर्स को, सबसे पहले मिला था ये संजय दत्त को। तो वो जो गोल्डन वीजा है वो कितने सालों के लिए वैलिड है? वो भी 10 सालों के लिए वैलिड है। और केवीआईसी से आपको याद आएगा, अभी बताइए इसने किस राज्य में बोल्ड प्रोजेक्ट को शुरू किया था? तो राजस्थान में। राजस्थान के उदयपुर से इसको शुरू किया गया था, बांस के पौधे लगाए गए थे यहाँ पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, मतलब गाय के गोबर से पेंट बनाया था ये, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था नितिन गडकरी को। सड़क व राजमार्ग मंत्रालय ये संभालते हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र कहां पर है? नागपुर में है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न बताइए, समग्र शिक्षा योजना ये किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? तो आंसर होगा प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 12वीं तक। तो समग्र शिक्षा योजना ये कब शुरू हुई थी? 2018 में ये शुरू हुई थी। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसे अगले 5 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। मतलब समग्र शिक्षा अभियान 2.0 जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक रहेगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि समग्र शिक्षा अभियान को किन 3 योजनाओं को मिलाकर के तैयार किया गया था, तो वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। तो इन तीनों को मिलाकर के समग्र शिक्षा योजना शुरू की गई थी। और कहां से कहां तक है ये भी याद रखना है, प्री स्कूल से लेके कक्षा 12वीं तक। अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? याद रखना, समवर्ती सूची का। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब आई थी? 1968 में। उसके बाद 1986 में आई और अभी 2020 में आई थी। और 2020 वाली ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। किस समिति की सिफारिश पे लाया गया? कस्तूरी रंगन समिति। और इसके अंदर यह कहा गया कि जीडीपी का 6% इस पे खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। और कक्षा 5वीं तक स्थानीय या मातृभाषा का उपयोग होगा। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि 10+2 के स्थान पे कौन सा सिस्टम लाया गया? 5+3+3+4। इसका क्या मतलब हो गया? 4 का मतलब हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तीसरे का मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं। इस तीसरे का मतलब हो गया तीसरी 4थी 5वीं कक्षा। और 5 का मतलब हो गया शुरुआत के जो 3 वर्ष होते हैं एलकेजी एचकेजी यूकेजी, और उसके बाद पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशन में सहायता के लिए स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता को लॉन्च किया है। तो ये ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा और कोविड-19 महामारी के बीच में उनके परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा, क्योंकि इसमें 25 लाख का ईयरली हेल्थ पैकेज मिलेगा आपको। ऑन कॉल आपातकालीन इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा आपको मिलेगी और इस अकाउंट में 6.25% का ईयरली इंटरेस्ट भी आपको दिया जाएगा। बाकी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है सन 2017 में। मुंबई में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसके एमडी सीईओ कौन है? भास्कर बाबू रामचंद्रन। बाकी ये देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट इन्होंने शुरू किया था जिसका नाम रखा था गरिमा।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद होगा आपको, एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया, इसने आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था। यहाँ पे अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो उसके जो आगे के 10 नंबर होते हैं ना अकाउंट के, वो आप खुद से सेलेक्ट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता है, तो आंसर होगा लाभांशु शर्मा ने। तो भारतीय पहलवान है ये लाभांशु शर्मा, और इन्होंने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीत लिया है। ये है कहां से, ये उत्तराखंड से है। बाकी एन वेणुधर रेड्डी अभी ऑल इंडिया रेडियो के ये नए डायरेक्टर जनरल बने थे। जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने, और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, वियना ऑस्ट्रिया में है। बाकी सुधांशु मित्तल खो खो फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बने हैं, ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक ये किस राज्य में शुरू हुआ है, तो आंसर होगा केरल में। तो केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में देश के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। तो ये भविष्य के उपचारों और प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजीज का मार्गदर्शन करने में मदद करेगा, साथ ही ये हार्ट फेलियर के रोगियों को काफी लाभ भी पहुंचाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पहली बार हींग की खेती कहां पे शुरू हुई थी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल में। और देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। जबकि ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अच्छा, फिर बताइए कि भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा उत्तराखंड। अब बाकी यहाँ पे बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। याद रखना, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क यहीं पे है। और विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री फिर से बन गए पिनाराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ जस्टिस कौन है, एस मणिकुमार है। अभी आपको याद होगा केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। यहीं पे ही मथुरु कवचम अभियान भी शुरू किया गया था। और सिल्वर लाइन परियोजना ये केरल में ही शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच में यात्रा के समय को कम करना। मतलब यहाँ पे एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि कसारगोड और तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगा। इसकी लंबाई होगी 530 किलोमीटर की, और इसी को नाम दिया सिल्वर लाइन। बाकी आप जानते हो केरल में ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन भी शुरू किया गया था। अच्छा, केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी है, वीना जॉर्ज बनी है। गौरी अम्मा का नाम याद है, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, ये निधन हो गया इनका। केरल में ही स्मार्ट किचन योजना शुरू हुई थी। भारत का पहला जेंडर पार्क भी कहां पे स्थापित किया जाएगा, केरल में, केरल के कोझिकोड में। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये कहां पे बनेगा, केरल के अल्लापुझा में। और वन स्कूल वन IAS योजना ये शुरू हुई थी केरल में ही। और देश की सबसे युवा मेयर बनी थी, क्या नाम था उनका, आर्या राजेंद्रन। केरल के तिरुअनंतपुरम में ये पार्षद चुनी गई थी। केरल से आपको 2 क्लासिकल डांस याद रखने, कौन कौन से, कथकली और मोहिनीअट्टम। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है, तो आंसर होगा बजरंग पूनिया ने। तो भारतीय पहलवान है ये बजरंग पूनिया, जिन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में कजाकिस्तान के दौलत को हरा करके ब्रोंज मेडल जीत लिया है। इनसे पहले आपको याद है अभी रेसलिंग में ही रवि दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद ये दूसरा मौका है जब 2 भारतीय पहलवानों ने एक ही गेम्स में पदक जीते हैं। और बजरंग पूनिया की बात करेंगे तो ओलंपिक इतिहास में रेसलिंग में पदक जीतने वाले ये 6ठे भारतीय बन गए। इनसे पहले 5 कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, KD जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और अभी रवि कुमार दहिया बने थे। और अब ये बन गए बजरंग पूनिया, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 गोल्ड आ गया हमारे पास, 2 सिल्वर आ गए, 4 ब्रोंज आ गए। किस किसने क्या क्या जीता एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल। वो एक वेट लिफ्टर है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने जीता। और वो कहां से हैं, मणिपुर से हैं, ये भी याद रखते हुए चलना। उसके बाद दूसरा मेडल हमारे पास आया था, PV सिंधु लेकर के आई थी, जो कि शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है, ब्रोंज मेडल लेकर के आई थी। ये कहां से, ये हैदराबाद से हैं।
तीसरा मेडल लेकर के आई थी लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सर हैं, ये भी ब्रोंज मेडल लेकर के आई थी, 69 किलोग्राम कैटेगरी में खेली थी ये कहां से, ये असम से हैं। चौथा मेडल हमें मिला था ब्रोंज मेडल, किसने दिलाया था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिलाया था। पांचवा मेडल हमारे पास सिल्वर मेडल आया था, रवि कुमार दहिया लेकर के आए थे, ये हरियाणा से हैं, रेसलर हैं, 57 किलोग्राम कैटेगरी में खेला इन्होंने, ये भी रेसलर हैं, 65 किलोग्राम कैटेगरी में लेकर के आए ब्रोंज मेडल। और सबसे इंपॉर्टेंट नीरज चोपड़ा, भाला फेंक जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, हरियाणा से है। तो ये अभी तक सारे मेडल हमारे पास आ गए, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका, रेखा शर्मा नाम है या रेखा मेनन नाम है? देखो कंफ्यूज हो गए ना, इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के ऑप्शन मैंने रखे यहाँ पे। तो इनका तो आंसर होगा रेखा शर्मा। तो अभी महिला व बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया। इनका नाम याद रखना। अच्छा, महिला व बाल विकास मंत्रालय किनके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। पहले इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी हुआ करता था, लेकिन आपने वो कैबिनेट का ट्रिकी वीडियो देखा होगा, हमने कैसे याद किया था, हमने पीयूष गोयल से रेलगाड़ी छीन ली थी, रोने लगे थे, फिर हमने कपड़ा लेकर के उनको दे दिया, लो आंसू साफ कर लो, याद आया। बाकी रेखा मेनन कौन है? नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सोमा मंडल आप जानते हो, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं अध्यक्ष बनी थी। ये ध्यान रखना, इनके नाम भी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा नेथन एलिस। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं ये नेथन एलिस, और अभी ये T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना। और अब हम कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, नेल्लियोडु वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आंसर होगा कथकली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, अगर पसंद आया तो। अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, वहां पे एक बार इसको शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी आपके लिए पॉसिबल हो। और सपोर्ट जरूर करना इन वीडियोस को। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इसकी क्विज लगा लीजिए क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के, वहीं से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और इनका ऑडियो रिवीजन करने के लिए मैंने इसका ऑडियो तैयार कर दिया है, तो उसका लिंक आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे देखोगे आप ऑडियो रिवीजन करके, या टॉप स्टैटिक सीरीज के जो लिंक है वहां पे किसी में भी क्लिक कर लेना, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच जाओगे। थैंक यू गाइस।